क्वेश्चन रिपीटेड से ही आएंगे। थोड़ा सा एक्टिव पार्टिसिपेट करना, कुछ भी डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है। और एक चीज़ और बताना था पीएससी के रिगार्डिंग, जो कि मैं अभी आपको मेंशन करके क्लियर कर दूंगा, तो आप इसको ध्यान दो। कई बार क्या होता है, हमारे प्रश्न पत्र में लिखे रहता है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, ठीक है। प्रश्न पत्र में लिखे रहता है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, ठीक है। मतलब हमको लाइन से 100 प्रश्न दिए गए हैं और उसमें लिखा है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इसका मतलब यह होता है कि जो भी प्रश्न दिया गया है उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब कोई भी अथवा वाला नहीं है कि इसको छोड़ के इसको बना लो, इन दोनों में से कोई, मतलब सभी अनिवार्य हैं। और सभी अनिवार्य हैं का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपको 100 में 100 प्रश्न अटेम्प्ट करके आना है, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नकारात्मक मूल्यांकन प्रणाली भी है। नकारात्मक का मतलब यह है कि अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होगा तो उसका 1/3 नंबर काट लिया जाएगा पीएससी में। क्लियर है? तो आपको क्या करना है, सभी प्रश्न अनिवार्य है सोच के ना आप पूरा मत अटेम्प्ट करना, जो आपसे बनता है। मान के चलो आपसे क्वेश्चन नंबर 1 बन रहा है, आप उसको लगा लिए, क्वेश्चन नंबर 2 बन रहा है उसको लगा लिए, क्वेश्चन नंबर 3 बन रहा है उसको लगा लिए, उसके बाद मान के चलो 4, 5, 6, 7 नहीं बन रहा है, उसके बाद आपसे सीधा 8 बन रहा है, तो आप क्या करो, जो बन रहा है उसको लगा लिए, ठीक है। तो अनिवार्य है का ये मतलब होता है कि उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, आपसे जितना बन रहा है आप उतना ही बनाओ। अगर आपने गलत बना दिए तो जो आपके स्कोर किए हुए अंक हैं वो क्या हो जाएंगे, घटते जाएंगे। दूसरी चीज हो गया, और अगर मान के चलो आपको कुछ डाउट है कि शायद ये आंसर हो सकता है, शायद ये हो सकता है, मैं कहीं पढ़ा हूं, तभी आप क्या करना, 50-50 वाले लोगों को अटेम्प्ट करना। और जिसको आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े हो, जिसके बारे में कोई अवेयर नहीं हो, मत छूना उस क्वेश्चन को। क्लियर है? कुछ कुछ पॉइंट्स की वजह से भी सिलेक्शन रुक जाता है ना प्रीलिम्स में, तो आपको क्या करना है, पॉइंट्स को बचाना है अपने, कि कैसे बचा सकते हैं। तो आप सबसे पहले जो कॉन्फिडेंट हो उनको पूरा लगा लेना, उसके बाद फिर से क्वेश्चन पेपर को पढ़ना, उस क्वेश्चन पेपर में से कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जो 50-50% में डाउट है आपको कि हाँ मैं ये तो कहीं पढ़ा हूँ, शायद ये है, अगर ऐसे वाले रहेंगे तो फिर उनको अटेम्प्ट करना। बाकी जिनको बिल्कुल नहीं पढ़े हो, कभी नहीं छुए हो, उनको छोड़ देना। क्लियर है सबको? सभी प्रश्न अनिवार्य हैं वाला टॉपिक क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं वाला टॉपिक क्लियर हो गया आप लोगों को? चलो इस चीज को यहीं पे क्या करते हैं, पॉज करते हैं, आ जाते हैं हम लोग उसमें। चलो एमसीक्यू में आ जाते हैं। एमसीक्यू हमारा 15 ठोक हो चुका था, अब हम आते हैं सीधा 16 में। चलो 16वें नंबर के एमसीक्यू में हम आ गए हैं। 16वें नंबर का एमसीक्यू है हमारा, थोड़ा सा फास्ट करेंगे बेटा, है ना? चलो, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा मैक्सिमम रिपीटेड हो रहे हैं क्वेश्चन टाइप का, हमने पिछली क्लास में देख लिया है, तो अभी क्या करेंगे, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। चलो लिखो सबसे पहले प्रश्न, ये एमसीक्यू वाला ही है, और इसके अलावा भी अगर किसी को डाउट रहेगा ना तो एक नॉर्मल सा मैसेज बना के ग्रुप में डाल देना या पर्सनल भेज देना। क्लियर है? चलो प्रश्न लिखो। एमसीक्यू का पहला प्रश्न लिखो, यानी कि है तो 16वां, कल हमारा 15 हो चुका था। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है? ठीक है, ऑप्शन ए है अनुच्छेद 43, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 43 ए, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 45 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 47। ठीक है, आपको तुरंत याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमने पढ़ा था अनुच्छेद 43, जिसमें क्या था, कर्मकारों का निर्वाह भत्ता, मजदूरी, ये सब, जिसमें हमने क्या देखा था, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग भी बनाया जाएगा। उसके बाद हमने क्या देखा, संविधान संशोधन से 2 नए पॉइंट जोड़े थे। पहला कि अनुच्छेदों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, और 43 का ए था और 43 का बी क्या था, सहकारी समितियों का उन्नयन, यानी कि हमारा ऑप्शन बी अनुच्छेद 43 ए क्या होगा, इसका आंसर होगा।
ठीक है, मतलब हम लोग कई बार क्या होता है हेडिंग पर के जाए रहते हैं ना, देखो वही क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लिखो अगला प्रश्न, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण किसमें निर्देशित है या व्यादेशित है? मतलब कौन से भाग में इस चीज को बताया गया है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका क्या होंगी? पृथक होंगी। मतलब न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण होगा, कौन से भाग में बताया गया है? ऑप्शन ए है संविधान की उद्देशिका में, ऑप्शन बी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, ऑप्शन सी है 7वीं अनुसूची द्वारा और ऑप्शन डी है परंपरागत व्यवहार द्वारा। ठीक है, चलो संविधान के उद्देशिका में हमको ऐसा नहीं बताया गया है कि भैया न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग होगी। 7वीं अनुसूची में हमने क्या देखा है, याद आ रहा है क्या? हमने लाइन से सूचियां देखी है वहां पे, यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची हमने देखे हैं। और परंपरागत व्यवहार द्वारा ये तो हमने कहीं पढ़ा नहीं अभी फिलहाल में, तो हमारा आंसर क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसमें हमने पढ़े हैं क्या कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथकीकरण। ये अनुच्छेद नंबर कौन सा है जल्दी बताओ, एक बार सोचो, रिकॉल करो। अनुच्छेद नंबर कौन सा है जल्दी से बताओ, रिकॉल करो। होमवर्क दे दूं, याद करोगे? चलो लाइन से देख लेना, शुरुआत में ही है परिभाषा के बाद अनुच्छेद 37। शुरुआत में नहीं, मतलब ऐसा नहीं चले जाना ना, अनुच्छेद 1-2 देखने। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जहां से शुरुआत होते हैं, 36 में परिभाषा, 37 में। ठीक है, आगे बढ़े, देख लोगे। हालांकि मैं आंसर बता ही दिया हूं, लेकिन फिर भी किसमें है सोचो जल्दी से। कौन सा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का, कौन सा वाला अनुच्छेद है जल्दी बताओ। चलो शुरुआत में देखना, आखिरी में देखना, भाग 3 में देखना, 2 में देखना, सब में देख लेना। ठीक है, आंसर लेकिन एक्यूरेट बताना। चलो 18 उसमें आ जाओ क्वेश्चन। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? कौन सा अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित है? ठीक है, ये कहां है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में? शुरुआत में पढ़े हैं कि अंत में? अंत में। तो अगला क्वेश्चन और पिछला क्वेश्चन दोनों एक दूसरे के बाद हैं लाइन से। ठीक है, तो भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण क्या है? 37-38 है कि इधर 50 के बाद है? जल्दी बताओ। ठीक है ना? तो याद रखना, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण अनुच्छेद 51 में है, और सॉरी अनुच्छेद 50 में है। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? याद रखना अनुच्छेद 51, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना, इसका ऑप्शन था ए अनुच्छेद 51, ऑप्शन बी था अनुच्छेद 48, ऑप्शन सी था अनुच्छेद 43 और ऑप्शन डी था अनुच्छेद 41। तो 41 तो है नहीं, 43 का हमने देख लिए कर्मकारों के मजदूरों से संबंधित था। 48 क्या क्या है, हमने पर्यावरण और पशुपालन ये सब पढ़ा है, वहां तरफ चले जाएगा। अनुच्छेद 41 क्या है? काम की न्यायोचित क्या है? जल्दी बता अनुच्छेद 41 को। काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का। क्लियर? तो अनुच्छेद 51 क्या है? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। चलो तुरंत आ जाओ अगले क्वेश्चन में। संविधान के, चलो उसको छोड़ दो। कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है?
प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? निम्न में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? निम्न में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? ऑप्शन ए है मादक पेयों के उपभोग का निषेध करना। ऑप्शन बी है गायों और बछड़ों के वध का निषेध करना। ऑप्शन सी है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन करना। और ऑप्शन डी है 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निशुल्क शिक्षा। तो हमने 16 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निशुल्क शिक्षा पढ़े हैं क्या? नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या है? अंतिम वाला ऑप्शन क्या है? गलत है। मतलब अंतिम वाला ऑप्शन जो है राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। अंतिम वाला जो पॉइंट है वो राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। क्लियर है? चलो आ जाओ। संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? संविधान निम्न में से किसके विरुद्ध शोषण, किसका मतलब शोषण हो रहा है उसके विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? पहला है बच्चों के, दूसरा स्त्रियों के, तीसरा जनजातियों के। ठीक है, अब ऑप्शन देख लो। ऑप्शन ए बोल रहा है 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी बोल रहा है 1 और 3 सही है। ऑप्शन सी बोल रहा है 1, 2, 3 तीनों सही है। और ऑप्शन डी बोल रहा है कोई भी नहीं। तो हमको पता है कि भाई बच्चों का, स्त्रियों का, जनजातियों का, जितने भी लोग हैं उनका अगर वो होता है तो क्या है, इसके खिलाफ कानून है। यानी कि ऑप्शन सी 1, 2 और 3 तीनों ही क्या है, सही है। क्लियर है? चलो अगला आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? निम्न में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? थोड़ा सा आप संविधान पढ़ोगे ना, आप मौलिक अधिकार को भी इसमें कंसीडर मत कर लेना, है ना। यही वाला कंफ्यूजन करेगा आपको कि ये मौलिक अधिकार है और ये नीति निर्देशक तत्व है। ये आपको क्या करना है, थोड़ा सा पहचानना है। तो सबसे पहला है मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध। मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध। एक दूसरा पॉइंट लिखा है मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के प्रयोजन से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध। अब इसमें से बताना आंसर क्या है। मतलब क्वेश्चन था कि कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल है। प्रश्न था इनमें से कौन सी चीज राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल है। पहला पॉइंट दे दिया था कि जो भी है मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर प्रतिषेध लगाना, और दूसरा पॉइंट दे दिया था मादक पदार्थ, हानिकारक पदार्थ, ये सब चीज जो है इनके सेवन वगैरह पे क्या करना, प्रतिबंध करना। इनमें से कौन सा पॉइंट सही है? ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो 1 ना तो 2। ठीक है, तो बच्चे बहुत सारे क्या होते हैं, संविधान के आर्टिकल्स लाइन से पढ़े हैं तो उनको लगता है मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम वाला भी तो हमने पढ़ा है अनुच्छेद 23 में, और उसके बाद ये मादक पदार्थ पे ये सब भी हमने पढ़ा है, तो दोनों को लगा देते हैं। बट याद रखना जो मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम है वो मौलिक अधिकार है, ना कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व। तो ऑप्शन बी यानी कि केवल 2 सही है। ऑप्शन बी यानी कि केवल 2 सही है। आया समझ में? चलो आगे आ जाओ। ऑप्शन बी केवल 2 सही है। आगे आ जाओ। आगे आ जाओ। चलो एक थोड़ा सा लंबा कूट वाला प्रश्न है, एक लंबा कूट वाला प्रश्न है, इसको आराम से लिखना। ठीक है, प्रश्न लंबा है, लिखना। भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब 3 से 4 लाइन दिया है, उसके ऊपर विचार करना है, उसके बाद हमको क्या करना है, आंसर देना है। क्लियर हो गया? हमको 3 से 4
जो पैराग्राफ लाइंस दिए हैं उनके ऊपर विचार करना है और फिर हमको अपना आंसर देना है। तो सबसे पहला पॉइंट दिया है, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता सुरक्षित करना। ठीक है, समझ लिए हमने, याद कर लो कौन से आर्टिकल में है। दूसरा है, ग्राम पंचायतों को संगठित करना, याद कर लो कौन सा आर्टिकल है। तीसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। ठीक है, कुटीर उद्योग वाला सोच लो। चौथा, सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। ठीक है, इन सभी में से कौन से गांधीवादी सिद्धांत हैं जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल हैं? मतलब ऐसे कौन से शब्द जो मैंने लाइन से 4 लाइन पढ़ा है उनमें से कौन सा गांधीवादी है? ठीक है, तो एक समान सिविल संहिता ये क्या था? उदारवादी। तो इसको तो हम काट देते हैं, हमने अभी बोला था। मैंने बताया था ग्राम पंचायतों का गठन, मतलब गांधीवादी विचारधारा। ठीक है, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, गांधीवादी विचारधारा। और उसके बाद सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। ठीक है, तो ये नहीं। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन ए है केवल 1 2 4, ऑप्शन ए 1 2 4, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 3 और 4, ऑप्शन डी 1 2 3 और 4, चारों। तो हमने देख लिया है ग्राम पंचायतों का गठन और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, ये दोनों क्या है? गांधीवादी विचारधारा है, यानी कि हमारा ऑप्शन बी सही है। अगले क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है? नहीं है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। पहला, मद्य निषेध। दूसरा, गौ संरक्षण। तीसरा, पर्यावरण संरक्षण। और चौथा, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। फिर से यहां पे कंफ्यूज मत होना कि कौन सा मौलिक अधिकार है, कौन सा राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। हमने देखा है संविधान का अनुच्छेद 21 का 2002 में 86वें संशोधन के तहत क्या किया गया है? जोड़ा गया है और मूल अधिकार बना दिया गया है। तो यानी कि 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा क्या है? मूल अधिकार है, ना कि नीति निर्देशक तत्व। तो हमारा प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो हमारा ऑप्शन डी, यानी कि 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा नीति निर्देशक तत्व नहीं है, यह एक मौलिक अधिकार है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? चलो अगला प्रश्न लिखो। निम्नलिखित में से भारत के संविधान में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन व वन्य जीव की सुरक्षा का प्रावधान पाया जाता है, मतलब कौन से भाग में, किस चीज में? ऑप्शन ए है केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, हमने इसे पढ़ा है, मतलब पाया जाता है। ऑप्शन बी है केवल मूल कर्तव्यों में। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों में। और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। हमको याद आ गया, हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व में हमने अनुच्छेद 48 और 48 का पढ़ा है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो तुरंत अगला प्रश्न लिखो। निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है? अब मतलब 4 कथन बता रहा हूं, उसको देखना कौन सा मौलिक अधिकार है, कौन सा क्या है और कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। उसके हिसाब से आप आंसर देना, ए बी सी या डी। चलो ए ऑप्शन है राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा, ऑप्शन ए। ठीक है, देख लो भैया इसको पढ़े हो कि नहीं। ऑप्शन बी, राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से मना नहीं करेगा। ऑप्शन सी, राज्य किसी व्यक्ति को उसके धर्म, कुल, जाति, लिंग अथवा स्थान के आधार पर प्रभेद नहीं करेगा। और ऑप्शन डी, अस्पृश्यता का प्रवर्तन, मतलब अस्पृश्यता का रोक, अंत। तो हम पहले ही समझ गए सर, ऑप्शन ए हमने राज्य के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास हमने पढ़ा है अनुच्छेद 48 का, ये सब में है ना, गाय और वो वाला। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। बाकी सब क्या हो जाएंगे? मूल अधिकार। बाकी सब क्या हो जाएंगे? मूल अधिकार। विधि के समक्ष समता,
जाति धर्म इसके ये भी मूल अधिकार, अस्पृश्यता का प्रवर्तन अनुच्छेद 17 ये भी मूल अधिकार। ठीक है, तो लास्ट के तीनों कट जाएंगे, यानी कि हमारा ऑप्शन ए ही होगा आंसर होगा। चलो लिखो अगला, कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? पहला ए समान नागरिक संहिता, ऑप्शन बी प्रेस की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी धर्म की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी विधि के समक्ष समानता। सर तुरंत हमको समझ में आ गया, अनुच्छेद 44 एक समान सिविल संहिता, यानी कि ये क्या है? राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, और बाकी तीनों चीज जो है मौलिक अधिकार है। बाकी तीनों चीज क्या है? मौलिक अधिकार है। ठीक है, सेम वैसा ही क्वेश्चन फिर से पीएससी में पूछा था, निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषयों की पहचान कीजिए। अब लाइन से 4 पॉइंट है, उसमें से बताना कौन सा आंसर है। मद्य निषेध, फैक्ट्रियों एवं खानों में बाल श्रम का निषेध, बेगार अथवा बलात् श्रम पर निषेध और अस्पृश्यता का निषेध। तो हमको तुरंत याद आ गया कि मद्य निषेध ये क्या है? राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। कारखाने और फैक्ट्रियों में काम करने वाले बच्चों पर रोक, अनुच्छेद 24 ये क्या है? मूल अधिकार है। बेगार अथवा बलात् श्रम ये भी क्या है? मूल अधिकार है। अस्पृश्यता का अंत ये भी क्या है? मौलिक अधिकार है। तो बचा क्या? ऑप्शन ए मद्य निषेध, केवल यही हमारा क्या है? आंसर है। चलो ऑप्शन ए ही हमारा आंसर है। 28 लिखो, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। किसने कहा था? ये हमने नहीं पढ़ा है, तो इसको जल्दी से लिख लो। ऑप्शन ए है बी आर अंबेडकर, ऑप्शन बी है के एन मुंशी, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी है के टी शाह। ऑप्शन डी है के टी शाह। तो आप इसका आंसर लिख लो 28। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। के टी शाह ने कहा है। किसने कहा है? के टी शाह ने कहा है। क्लियर हो गया? के टी शाह ने कहा है। के टी शाह ने कहा है। ठीक है, चलो लिखो 29वां, निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है, राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा? पहला है पुरुष और महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन, बी जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार, ऑप्शन सी अस्पृश्यता का उन्मूलन और ऑप्शन डी काम हेतु न्याय संगत और मानवोचित दशाओं में रहना। आपको तुरंत याद आएगा, आप लाइन से अनुच्छेदों को याद करने की कोशिश करो कि कौन सा आप राज्य के नीति निर्देशक तत्व में पढ़े हो, कौन सा आपने मौलिक अधिकार में पढ़ा है। आप जैसे ही सोचेंगे आपको तुरंत याद आ जाएगा कि अस्पृश्यता का अंत या अस्पृश्यता का उन्मूलन आपने अनुच्छेद 17 में पढ़ा है, जो कि हमारा एक मौलिक अधिकार है, ना कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या है? नहीं है। बाकी सारी चीज क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित है। क्लियर हुआ? बाकी सारी चीजें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या है? सम्मिलित है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में से निम्न में से कौन सा या कौन से सूचीबद्ध हैं? ठीक है, कौन सा और कौन से सूचीबद्ध हैं, यह आपका होमवर्क रहेगा ना, आराम से नोट करना। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा या फिर कौन से सूचीबद्ध हैं? ठीक है, भाग 4 में कौन कौन से कार्य सूचीबद्ध हैं? ऑप्शन ए है समान कार्य के लिए समान वेतन, नहीं सॉरी ऑप्शन ए नहीं लिखो, इसको 1 2 3 4 करके डालो, उसके बाद मैं ऑप्शन दूंगा। 1 में लिखो समान कार्य के लिए समान वेतन, 2 में लिखो समान नागरिक संहिता, 1 में लिखो समान कार्य के लिए समान वेतन, 2 में लिखो एक समान नागरिक संहिता, 3 में लिखो छोटे परिवार का मानदंड और 4 में लिखो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। प्राथमिक स्तर पे मातृभाषा में शिक्षा। मैं ऑप्शन फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं पॉइंट्स को, उसके बाद ऑप्शन बताऊंगा। पहला है समान कार्य के लिए समान वेतन, दूसरा एक समान नागरिक संहिता यानी सिविल संहिता,
तीसरा छोटे परिवार का मानदंड, और चौथा प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। कंफ्यूज मत होना, क्या चीज़ आप पढ़े हो उन्हीं चीज़ को ध्यान में रख के आंसर लगाना। इसका ऑप्शन ए है कि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सही है। ऑप्शन बी है केवल पहला और दूसरा। ऑप्शन सी है दूसरा और तीसरा। और ऑप्शन डी है पहला, दूसरा और चौथा। क्लियर है? ऑप्शंस फिर से बता दे रहा हूं। ऑप्शन ए है 1, 2 और 3 सही है। ऑप्शन बी है केवल 1 और 2 सही है। ऑप्शन सी है केवल 2 और 3 सही है। और ऑप्शन डी है 1, 2 और 4 3। ठीक है, 1, 2 और 4 तीनों सही हैं। ठीक है, अब आपको इनमें से बताना है कौन सा आंसर है। यह आपका क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा। क्लियर है? यह आपका होमवर्क रहेगा। चलो, तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के जितने भी इंपॉर्टेंट और जैसे भी क्वेश्चंस आए थे वो मैक्सिमम हो चुके हैं। बट आपको संविधान का अनुच्छेद नंबर याद होना चाहिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कौन सा था आपसे अगर रैंडमली पूछ ले कि जैसे न्यायपालिका का कार्यपालिका से क्या है, पृथकीकरण, कौन सा अनुच्छेद है, आपको पता होना चाहिए, 50वें नंबर का है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना कौन से नंबर का है, तो आपको याद होना चाहिए 51वें नंबर का है। क्लियर है? तो आपको वो याद रखना, और एमसीक्यूज से आपका मैक्सिमम चीज़ें कवर हो चुका है। तो अगली कक्षा जो भी होगी उसको आपको पहले से मैसेज डाल देंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि। मिलते हैं अगली कक्षा में। गुड नाइट।